हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम सील से जमाल है और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सी प्लस प्लस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस एक वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि एक मिड लेवल लैंग्वेज है, और इसके साथ साथ ये सुपर सेट है सी लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि 1979 में बनाई गई थी। अब इस लैंग्वेज को के हवाले से जो भी नोट्स हैं वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो है कोशिश करेंगे कि कोडिंग की तरफ जाएं। तो कोडिंग हम लोग मुख्तलिफ़ कंपाइलर्स के ऊपर कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जैसे वी एस कोड है, इस पर भी किया जा सकता है। इस तरीके से टर्बो सी, इसी तरीके से डैव है, इस तरीके से कोड ब्लॉक से बहुत सारे कंपाइलर्स हैं। लेकिन हम लोग जो ये यूज़ करेंगे बेसिक सी फ्री कंपाइलर को यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईज़िली इंस्टॉलेशन इसकी हो जाती है। उसके बाद इजीली इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर लोग जो है बआसानी इस पर काम कर सकते हैं। जबकि दूसरी चीज़ों के दूसरे कंपाइलर्स के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं चाहता हूँ आपको कोड को आसान तरीके से समझाना, इस वजह से मैं आपको सी फ्री से जो है स्टार्ट लूँगा, क्योंकि एवरेज टाइप का कंपाइलर है ये। तो कंपाइलर जो होता है बेसिकली जो है, आप हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम्स, उसको लिखने के लिए होता है, उसको कंपाइल करता है, उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता है। तो अब ये हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसके अंदर आपने जस्ट सी फ्री लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सी फ्री आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स देखें इस तरह से आ जाएंगी। किसी भी लिंक पे आप चले जाएं और जाकर जो है आप सी फ्री को आप डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करेंगे तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा 1 मिनट में, और इसके बाद फिर जो है इस तरह से आपके पास ये आइकन बना हुआ आ रहा होगा शॉर्टकट का। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा सी प्लस प्लस के कोड लिखने के लिए हमारा कंपाइलर सी फ्री का ये तरह से ओपन हो जाएगा कि हमारा कंपाइलर जो है सी फ्री ये ओपन हो चुका है। अच्छा, इस कंपाइलर के अंदर हम लोग सी लैंग्वेज की भी कोडिंग कर सकते हैं और सी प्लस प्लस की भी कोडिंग कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ब्लैंक फाइल खोल लें, उसके बाद फिर जो है यहाँ टूल्स के अंदर इन्वायरमेंट ऑप्शंस के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे CPP लिखा हुआ है, ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन। यहाँ पे भी हमारी फ़ाइल का नाम इस वक्त है, चूँकि हमने सेव नहीं की हुई, हमारी फ़ाइल का नाम है untitled.cpp। आप जब MS ऑफिस यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, इस तरीके से पावर पॉइंट भी यूज़ करते होंगे, तो उसमें पावर पॉइंट का जब हमारे पास एक्सटेंशन होता है .ppp, इसी तरीके से .doc जो है वर्ड का होता है, इसी तरीके से एक्सेल का होता है, इसी तरीके से TXT फाइल जब सेव करते हैं तो .txt होता है टेक्स्ट फाइल का, नोटपैड में जब आप सेव कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारी सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसका जो एक्सटेंशन है वो .cpp है, इस वजह से untitled.cpp लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको CPP हटा देता हूँ यहाँ से न्यू फाइल टाइप को और सी पे सेव कराता हूँ, तो हमारा कोड जो है सी लैंग्वेज की उस एक्सटेंशन में सेव होगा, और इस पर हम लोग सी लैंग्वेज की भी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे सी लैंग्वेज की कोडिंग नहीं करनी, मुझे सी प्लस प्लस जो है उसके ऊपर कोडिंग करनी है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस की यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रोग्राम होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट स्ट्रीट के पर जो है प्रिंट करवानी है, आप चाहते हैं कि आपका नाम लिखा हुआ जाए। ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सारे लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड ना सिखाऊँ, बल्कि मैं आपको अपना नाम लिखना सिखाऊँ। तो जो नाम लिखें या कोई भी आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो करवाना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक सी आउट होता है, ठीक है। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, इसका मतलब होता है कंसोल आउटपुट, ठीक है। कंसोल आउटपुट क्या करता है कि कोई भी चीज़ आपको डिस्प्ले करानी है, आउटपुट स्क्रीन पे शो करानी है, तो आप इसके ज़रिए शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीक़ेकार होता है, इसके साथ इसमें लगता है इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। कंसोल आउटपुट और इंसर्शन ऑपरेटर। अब इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर जो भी हम कुछ लिखना चाहते हैं वो हमें स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना होता है। कोई नाम हो, आपका नाम हो, हेलो वर्ल्ड हो, या कुछ भी लिखना हो, ठीक है, XYZ कुछ भी लिखना हो, तो वो हम ये कोटेशंस, डबल कोटेशन के अंदर जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ I play cricket,
ये एक स्टेटमेंट है। जब इंग्लिश में हमारी कोई स्टेटमेंट ख़त्म होती है, फिनिश होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ इस तरह से डॉट लगाते हैं। इसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमारी स्टेटमेंट कोई ख़त्म होती है, ठीक है, तो उसको एंड होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक टर्मिनेटर, एक सेमीकोलन। तो ये जो चीज़ होती है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टर्मिनेटर कहा जाता है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इसको सेमीकोलन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इतनी स्टेटमेंट है, ये क्या करती है, ये स्टेटमेंट है, ये क्या करती है, आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल के ऊपर आई प्ले क्रिकेट शो करवा देगी, ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाता हूँ इस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को। ये हैश इंक्लूड क्या है, ये एक हैश इंक्लूड जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि हेडर फाइल को इंक्लूड करता है प्रोग्राम में। हेडर फाइल क्या है, ये हेडर फाइल है, आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, प्री रिटर्न कोड होता है कि जो कि कंपाइलर को ये बताता है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है। इस वक्त जो सी आउट है, अगर हम लोग ये हेडर फाइल यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ये हम लोग यहाँ से प्रोग्राम से मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए इसको हम हटा दें, तो क्या होगा, कंपाइलर ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये देखें, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो प्रोग्राम कह रहा है एरर सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। लेकिन जैसे ही हम लोग हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, और रन होने के बाद फिर हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, रन हो गया आई प्ले क्रिकेट, मगर ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इसके साथ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, तो एक इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखाऊंगा एंड एल। एंड एल एक मैनिपुलेटर है जो कि न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब अब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो देखें आई प्ले क्रिकेट और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये न्यू लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये लाजमी है, ये स्टैंडर्ड है सी प्लस प्लस का, ठीक है। इसको हमने लाजमी जो है लिखना होता है, ठीक है। इसके बगैर अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे नहीं लिखता, क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसटीडी इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है मेरा कोड जो है वो रन होगा। ये देखिए मेरा कोड रन हो रहा है। अब जब तक मैंने एसटीडी यहाँ से हटा दिया था तो उसमें क्या हो गया था कि एंड एल मैनिपुलेटर जो है उसको भी जो है ना वो नहीं रन कर रहा था। एंड एल मैनिपुलेटर जो है मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो अब मेरा कोड जो है रन तो हो रहा है, ये देखिए रन तो हो रहा है, मगर क्या है कि जब भी मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट करानी होगी मिसाल के तौर पे, तो मुझे बार बार ये एसटीडी सी आउट लिखना होगा। इसलिए मैं बार बार नहीं लिखना चाहता अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं यहाँ पे शुरू में ही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो कि स्टैंडर्ड है, एक दफ़ा मैंने कर दिया। अब इसमें मैं चाहूँ जितनी मरतबा भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। ये दोनों स्टेटमेंट मिली भी नज़र आएंगी, ठीक है, जुड़ी भी नज़र आएंगी, क्योंकि हमने दोनों स्टेटमेंट के दरमियान पे एंड एल का मैनिपुलेटर नहीं लगाया। अच्छा, एंड एल के अलावा एक और हमारे पास एक सीक्वेंस होती है बैकस्लैश n, जिसके ज़रिए भी हम न्यू लाइन पे लेकर आ सकते हैं। देखिए न्यू लाइन पे आ गया। इसी तरीके से अगर बैकस्लैश n में यहाँ पे भी लगा दूँगा, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी मेरे पास इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ एंड एल लगाना, मैनिपुलेटर लगाना, तो उसके ज़रिए भी देखें काम मेरा चल सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको स्टेटमेंट लिखने का तरीका सिखा दिया, आउटपुट पे कैसे कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है वो सिखा दिया। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टार प्रिंट आ जाए, होकर आ जाए, तो स्टार प्रिंट होकर आ जाएगा। देखें आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है पूरा एक पैटर्न जो है प्रिंट होकर आए ट्रायंगल का ना, तो वो कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 2 स्टार लिख देने, यहाँ पे 3 स्टार, उसके बाद यहाँ पे 4 स्टार, इसी तरीके से यहाँ पे 5 स्टार्स आप लिखते हैं। क्या है, इस तरह से मेरा ट्रायंगल
इस तरह से प्रिंट होके आ गया। अब ये बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक वाइट स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से स्पेसेस भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा खुला खुला होके आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखें इस तरह से आ रहा है, आपका ट्रायंगल प्रिंट होगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ हम स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आई प्ले क्रिकेट है, ये थोड़ा सा जो है, मैं इसको रन करूँ, आई प्ले क्रिकेट यहाँ नहीं है, थोड़ा सा स्पेस के बाद है, टैब स्पेस के बाद है। हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस होती है \t। इससे क्या होता है, ये देखिए एक टैब का स्पेस जो है प्रिंट कर देती है। अब मेरा आई प्ले क्रिकेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ \t, तो इस तरीके से हम लोग जो है ना अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से जो है ना अपने कोड को, अपनी स्टेटमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं सेंटर में, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेन फंक्शन क्या है। ये मेन फंक्शन लाजमी है। अगर ये मेन फंक्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है। ठीक है, जो कि 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। अब मैं इसको एक मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो है ना फंक्शन है, ये फंक्शन का ये सिंटैक्स है। ठीक है, इसके अंदर ये एक कर्ली ब्रेसिस ओपन होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट जो है क्लोज़ होगा। तो इसको ब्रेसिस भी कहा जाता है, कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात इसको टोकन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक सिंटैक्स है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना सी आउट आई प्ले क्रिकेट लिखी भी आए, मगर ये वाली जो लाइन है दे प्ले क्रिकेट, ये कंपाइलर पे तो शो हो रही हो, मगर मेरी आउटपुट स्क्रीन पे ना शो हो। मैं इसको यानी कि कमेंट करना चाहता हूँ। तो कमेंट करने का तरीक़ाकार ये होता है कि मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा दूँ, तो ये देखें ये लाइन जो है ग्रीन कलर में आ गई। इसका मतलब ये है कि ये कमेंट हो गई। कमेंट इसलिए हम लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, अब मैं इस मुल्क से किसी और मुल्क चला गया, अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अब जिस कंपनी ने मुझसे सॉफ्टवेयर बनाया होगा, ज़ाहिर प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर क्रश भी हो सकती है, एप्लीकेशन एरर भी आ सकते हैं, या उसको अपडेट भी करवाना पड़ सकता है। तो अब जो नया बंदा आएगा उसको कोड समझ में नहीं आएगा, और या फिर मैं ख़ुद भी उसको सही करना चाहूँ 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अपनी आसानी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि कौन सा फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, कौन सी लाइन से क्या चीज़ हो रही है, तो इसलिए हम लोग कमेंट रखते हैं ताकि आसानी हो और हम लोग अपने कोड को जो है अपडेट भी कर सकें, मॉडिफाई भी कर सकें, सब कुछ कर सकें। इसलिए कमेंट जो है वो लिखी जाती है, क्योंकि प्रोग्रामर कंपाइलर जो है कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आई प्ले क्रिकेट लिखा हुआ तो आ रहा है, मगर जो सेकंड लाइन है हमारे पास सी आउट वाली दे प्ले क्रिकेट, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि वो कमेंट हो चुकी है। अब ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसी तरीके से मैंने, अगर आपको ये देखें, ये सारा कोड मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये कोड आ जाए कमेंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कोड, मैं इस पूरी लाइन को, 4 और 5 लाइनों को भी जो है कमेंट कर सकता हूँ। इनको प्रोग्रामर कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देगा। उसके बाद फिर देखें आई प्ले क्रिकेट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स को इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी चीज़ हमको स्टोर करानी है, कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है, तो हम वेरिएबल के अंदर जो है ना स्टोर कराते हैं। फिर उसके बाद उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग उन वेरिएबल्स के ऊपर कर रहे होते हैं।
और वेरिएबल मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो टाइप्स होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो इंटीजर होती है, कैरेक्टर होती है, इसी तरीके से बूलियन होती है, इसी तरीके से जो है फ्लोट होती है, इसी तरीके से लॉन्ग डबल होती है, इसी तरीके से ये सारी हमारे पास जो है ना टाइप्स होती हैं। ठीक है, साइन डेटा टाइप्स, अनसाइन डेटा टाइप्स वो सारी नोट्स में अवेलेबल होगी, लेकिन बेसिक जो हमारे पास यूज़ हो रही होती है ज़्यादातर वो इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, फ्लोट और बूलियन, ज़्यादातर ये हमारे पास यूज़ हो रही होती है आमतौर पर। ठीक है, तो अभी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल को लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि वेरिएबल कभी इस तरह से नहीं लिखा जाता, यानी कि डिजिट से, नंबर से स्टार्ट नहीं होता। वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेरिएबल को आपने नाम दे दिया नेम, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल जो है नाम से भी शुरू हो सकता है, बाद में इस तरह से डिजिट आ जाए, इस तरह से भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन वेरिएबल को कभी भी हम नंबर से जो है शुरू नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है ना एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आ जाए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा नेम। ठीक है, और मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ होती है ना इस तरह की ABC 1 2 3 और उसके बाद कैरेक्टर, ये सारी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल अगर मुझे डिक्लेयर कराना है, उसमें कोई भी नाम देना, मिसाल के तौर पर मेरा नाम सैयद हुसैन जमाल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैयद हुसैन जमाल। ठीक है, तो ये इस तरह से एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। इसी तरीके से मेरी कोई ना कोई एज है, तो मैंने इंट एज कर दिया, और मेरी एज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा दी 30 साल, 30 मैंने अपनी एज डिक्लेयर करा दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना मेरा नाम प्रिंट होकर आ जाए, मेरा एज प्रिंट होकर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, माई नेम इस, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ नेम लिख दूँगा, यहाँ एंडल लगा दूँगा, तो मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एज प्रिंट हो, तो एज इस, अच्छा ये जो मैं कॉलन लगा रहा हूँ ना, ये सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा कोड जो है ना थोड़ा सा खूबसूरत लगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर आए आउटपुट के ऊपर। ठीक है, एज इस, यहाँ पे एज का वेरिएबल डिक्लेयर लिख देंगे, इस तरह से क्या होगा, मेरा नाम प्रिंट होकर आ जाएगा और मेरी एज प्रिंट होकर आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है, कुछ कोड में आपने देखा होगा कि वाइड मेन लिखा होता है, कहीं लिखा होता है यहाँ पे इंटीजर मेन, तो ये सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कोड्स के अंदर इस तरह से रिटर्न 0 लिखा हुआ था। ठीक है, प्रोग्राम हमारा तब भी चलेगा, इसको हटा के भी चलेगा। होता क्या है कि ये फंक्शन जब हमारा प्रोग्राम रन होता है ना, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जब हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो जाता है ना, तो ये उसको रिटर्न 0 वैल्यू में दे रहा है। ये हमारा फंक्शन ये बताता है कि यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया और इसको 0 रिटर्न कर रहा है मेन के लिए। सही है, तो अगर आप ये लगाएं चाहे ना लगाएं, आपका प्रोग्राम जो है, कोड जो है आपका फिर भी रन होगा। अब आ जाते हैं हम एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि डेटा टाइप्स होती हैं, उनकी जो है ना रेंज होती है, उनकी जो है क्या नाम है, कितनी, कौन सी डेटा टाइप कितनी वैल्यूज़ जो है वो कितने बाइट की हो सकती हैं, कितनी लेरी होती हैं, वो सारा हमें साइज़ पता करना हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे डेटा टाइप का, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सी आउट लिखेंगे। ठीक है, इंटीजर जो डेटा टाइप होती है, यहाँ पे लिख देते हैं साइज़ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, इतना लिखा हुआ आ जाए हमारे पास। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है साइज़ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका साइज़ भी बताएं, तो यहाँ पे एक इंसर्शन ऑपरेटर और लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइज़ ऑफ। ये देखें, ये C++ की इंटेलिजेंस कॉल हो रही है। ठीक है,
और ये मैं बता रहा हूँ क्या लिखना चाह रहे हैं। अब ये साइज़ ऑफ हमने लिख दिया, अब हमने लिख दिया यहाँ पे इंट, तो हमें इंटीजर का साइज़ बता देगा। इंटीजर कितनी वैल्यू लेता है, 4, उसका साइज़ होता है 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कैरेक्टर का साइज़ मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1। कैरेक्टर कितनी लेता है, 1, इसका साइज़ क्या है, 1। इसी तरीके से अगर हम फ्लोट का या बूलियन का अगर हम लेना चाहते हैं तो ऐसे हम लोग साइज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लोट जो टाइप का वेरिएबल होता है वो हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट हम लोग इसलिए करवाते हैं कि अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू चाहिए यानी पॉइंट में 2.5 6.5, तो वहाँ पे फ्लोट टाइप का जो ना वेरिएबल यूज़ करते हैं। ये देखिए सबकी डेटा टाइप जो है बता रहे हैं, इंटीजर जो है 4 लेता है, कैरेक्टर जो है 1 लेता है, फ्लोट जो है 4 लेता है, डबल जो है 8 लेता है, ठीक है। हर डेटा टाइप की वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 4000 से 4000 तक, -4000 से लेके +4000 तक मिसाल के तौर पे इंटीजर लेता है, तो उसकी एक रेंज है। इससे ज़्यादा अगर हम उसको वैल्यू देंगे वो फिर नहीं लेगा, तो इसलिए हमें उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, डबल टाइप की जो डेटा टाइप है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा सकें। रेंज का फ़र्क होता है इनके अंदर, ठीक है जी। अब हम जो है ना इस पर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स स्टोर कराते हैं वैल्यूज़ के अंदर, उसके बाद फिर हम डिफरेंट ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हम एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेटर बनाकर देखते हैं इसके अंदर। इंटीजर ए, इंटीजर बी, ठीक है। एक लाइन में भी हम चाहें तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल हम लिख देते हैं सम का, जिसके अंदर ए प्लस बी का सम हो रहा हो और क्या हो रहा हो, सम के अंदर स्टोर हो रहा हो। तो सम लिख देते हैं इक्वल टू ए प्लस, ये हमारी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ए की वैल्यू बी में प्लस करा के क्या कर रही है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इस ऑपरेटर के ज़रिए यहाँ पे वैल्यू असाइन करिए सम को, यानी कि ए की जो भी वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ए को वैल्यू दे दूँ 2 और यहाँ पे दे दूँ बी को वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, यानी कि 2 + 4 कितना हुआ, 6 यहाँ पे आ जाए। कैसे, सी आउट के ज़रिए आप इसको प्रिंट करा देंगे तो वो आपको नज़र आएगा। सम ऑफ ए प्लस बी इज़ क्या, एंडल, और यहाँ पे आप लिख देंगे सम। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करानी है, डबल कोटेशन मार्क पे लिखना इसको ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, 2 + 4 6, तो हमारे पास 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, सिर्फ सम ऐसे ही रहेगा, पूरा हमारा ऐसे ही रहेगा मेथड। माइनस करवाना चाहता हूँ तो a - b इस तरह से हो जाएगा, a - b, ठीक है। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे a - b लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब ये सम जो है ना, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा और सम की जगह मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लिख दूँगा, लेकिन रिज़ल्ट एक कीवर्ड है तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर, ठीक है। तो सब जगह जहाँ जहाँ मेरा सम लिखा हुआ है ना, मुझे वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने VS कोड के ऊपर क्यों नहीं किया। देखें, VS कोड को आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। टर्बो सी में बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन है। मैं चाहता था कि एवरेज टाइप का कंपाइलर आप लोग ईजिली इंस्टॉल कर लें और प्रोग्रामिंग अपनी शुरू कर दें। उस पर पढ़ेंगे, फिर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। उस पर भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे कोड उस पर कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ सब जगह सम लिखा हुआ है ना, इस सम को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं आंसर, या यहाँ पे लिख देते हैं रिज़ल्ट ऑफ a प्लस बी, रिज़ल्ट ऑफ a माइनस बी, रिज़ल्ट ऑफ a इंटू बी, रिज़ल्ट इंटू। तो ये देखें a प्लस बी 6a माइनस बी -2, क्योंकि a की वैल्यू छोटी है, b की वैल्यू बड़ी है, तो इस वजह से -2 दे रहा है। a इंटू बी 8 और उसके बाद 8 डिवाइड बाई b 0। ठीक है, इसी तरीके से एक मॉडुलस का फंक्शन होता है हमारे पास। हमारे को रिमाइंडर दे रहा होता है, ये देखिए। ठीक है, सारे हमने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैं जो वैल्यूज़ दे रहा हूँ ना, ये तो मैंने डायरेक्टली असाइन कर दी हैं। क्या मैंने यहाँ पे 2 डायरेक्ट असाइन कर दिया, मैंने b को 4 वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दी। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैं असाइन ना करूँ और हम लोग कोई भी वैल्यू रन टाइम पे दे सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक, जिस तरह से आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना होता है तो कंसोल आउटपुट का ये वाला होता है ना फंक्शन, हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर के साथ लिखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ और होती है, उसको कहते हैं हम सी इन, यानी कि कंसोल इनपुट, सी आउट यानी कि कंसोल आउटपुट, सी इन यानी कि कंसोल इनपुट, और इनको हम असर्शन ऑपरेटर के साथ लिखते हैं। अब सी आउट के ना इंसर्शन ऑपरेटर लिख रहे होते हैं, ऐसा ना, ये असर्शन ऑपरेटर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ए लिखूँगा ना, तो ये मुझसे ए की वैल्यू जो है ना रन टाइम पे मांगेगा। ठीक है, कैसे, ये देखें, प्रोग्राम रन हुआ, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, पहले मुझसे वैल्यू मांग रहा है ए की वैल्यू मैंने दे दी इसको 4। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, गलत आंसर जो है वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बी की वैल्यू हमने कोई नहीं थी, इस वजह से उसने गार्बेज वैल्यू उठा के उसकी जो है ना डाल दी। ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू भी चाहिए, तो लिहाजा हमें बी की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू भी इस तरह दे सकते हैं। पहले मैंने ए की वैल्यू दी 5, बी की वैल्यू दी मैंने 7, तो देखिए अब हमारा बिल्कुल रिज़ल्ट जो है ना सही आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कोड खूबसूरत लिखा हुआ है। पहले हमसे वो पूछे वैल्यू ऑफ ए, फिर वो हमसे पूछे वैल्यू ऑफ बी जो है टाइप करें। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम सी आउट का फंक्शन लिखेंगे, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद सी इन के ज़रिए हम ए की वैल्यू यहाँ पे देंगे, उसके बाद स्टोर कराएंगे। उसके बाद इसी तरीके से, मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता एक ही स्टेटमेंट, वक्त थोड़ा है, काम ज़्यादा है, इसलिए टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से 2 लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए। ठीक है जी, अब हमसे ये प्रॉपर वैल्यू मांग रहा है। अच्छा, ये वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिखी भी ना है, डायरेक्ट यहाँ है। तो उसके लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से मैनिपुलेटर जो एंड लगाया ना, ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना वो न्यू लाइन पे वैल्यू लेगा मुझसे। यहाँ से मैंने हटा दिया। अब आप देखिएगा, वैल्यू ऑफ ए क्या देनी है, वैल्यू ऑफ ए मुझे देनी है 5, वैल्यू ऑफ बी मुझे देनी है 3। ये देखो मेरे पास सबका रिज़ल्ट आ रहा है, और रन टाइम पे इसने हमसे वैल्यू ली, उसके बाद सबका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक इनपुट मैंने आपको यहाँ पे किस तरह से
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आउटपुट डिस्प्ले कराएं इस स्क्रीन पे, वो मैंने आपको सिखाया। किस तरह से इनपुट लेते हैं रन टाइम में, वो मैंने आपको सिखाया। फिर उसके बाद वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के हवाले से बताया। फिर मैंने आपको डेटा टाइप्स के साइज़ के हवाले से बताया। मैंने आपको ये बताया कि हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर होता है डायरेक्टिव, और मैंने आपको बताया कि हेडर फाइल होती है, इसके अंदर प्री रिटर्न कोड होता है जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट के बारे में बता रहा होता है कंपाइलर को। अगर ये नहीं लगाते तो कंपाइलर कहता है कि एरर दे देता है कि सी आउट नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि यूजिंग नेम स्पेस STD है, इसको लिखना ज़रूरी होता है, वरना हर लाइन के ऊपर मुझे STD और फिर जो है 2 दफ़ा कॉलन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उससे बचने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया मेन एक फंक्शन है जो कि कोड ब्लॉक्स के अंदर होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर हम लोग ये सारा अपना कोड लिखते हैं। रिटर्न 0 का मैंने बताया कि जब प्रोग्राम को बता रहा होता है कि मेन का फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है जी, और मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मिड लेवल लैंग्वेज है C++ लैंग्वेज, जो कि 1979 में बनाई गई और बीच अर्नेस्ट शास्ट्राफ ने बनाई। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि सुपर सेट है सी लैंग्वेज का। और एक चीज़ मैंने आपको मज़ीद ये बतानी थी कि सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी होगी, बिल्कुल इसी तरह से होती है, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है उसका कोड C++ से। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें जो ऊप होती है उसको नहीं पढ़ रहे होते, जबकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस, ऊप के तमाम चीज़ें, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इसके साथ साथ क्लासेस, ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए। अब मैं एक आपको गूगल क्रोम के ऊपर, जब हम लोग ये एक फ़ेसबुक की साइट है हमारे पास, ठीक है, ये फ़ेसबुक की साइट हम जब ओपन करते हैं तो हम लोग लॉगिन कर रहे होते हैं, हमारे पास 2 किस्म की टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही होती है, ठीक है। कौन कौन सी टेक्स्ट फील्ड? एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड। अब हम करने जा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको एक छोटा सा कोड लिखना सिखाऊंगा। साल के तौर पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उस पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग यूज़र नेम। यूज़र नेम मैंने लिख दिया, और यूज़र नेम है मेरा क्या? मेरा यूज़र नेम है प्रोग्रामिंग फॉर यू, ठीक है, .com। ये एक यूज़र नेम है मेरे पास। यूज़र नेम जो है वो आईडी भी हो सकती है, सारे तौर पे। तो p4u@yahoo.com ये मेरा यूज़र नेम हो गया, ठीक है जी। अब मुझे एक पासवर्ड जो है वो करना है। पासवर्ड मेरा है p4u123। अब यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाता हूँ। अगर इफ़ की स्टेटमेंट को हम जो है पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग रखते हैं। ये भी बताना मैं आपको थोड़ा सा भूल गया कि ये मेन फंक्शन के साथ ये जो 2 चीज़ें होती हैं ना, ये पैरेंथेसिस होते हैं। आगे चल के हम जब फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी आप पास कराएंगे यहाँ पे आर्गूमेंट्स। तो फ़िलहाल के लिए ये इफ़ एक कंडीशन है जो कि एक्सप्रेशन को चेक करती है कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाए स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट में चली जाए, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कंडीशन कि क्या यूज़र नेम बराबर है किसके? p4u@yahoo.com की। और एक हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं एंड, और नॉट। ये हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपने पढ़े होंगे लॉजिक गेट्स एंड और नॉट ऑपरेटर। तो हमारा जो एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तब जाके जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग डबल एंड के साइंसेस को डिनोट करते हैं। तो अगर इसका मतलब है कि अगर यूज़र नेम बराबर है p4u@yahoo.com के, और अगर पासवर्ड भी बराबर है
T4U123 के, तो क्या हो जाए, सी आउट हो जाए, सी आउट हो जाए, लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स क्या हो जाए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनवैलिड। आप देखते होंगे फेसबुक पे जब आप लॉगिन करते होंगे या किसी भी साइट पे, तो यूज़र नेम गलत होता है या पासवर्ड गलत होता है, तो वो आपको स्टक कर देता है, रोक देता है और आपको एरर देता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरीके से यही इसी टाइप की लॉजिक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो इसको हम लोग रन करते हैं कोड को, तो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू में से ना .com यहाँ से हटा दूँ, अब मैं इसको करूँगा तो हमारा कोड नहीं चलेगा, हमारा कोड के ऊपर इनवैलिड लिखा हुआ आएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग चेक करा रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि मेरा नाम है क्या, सैयद हुसैन जमाल है, और मेरी एज क्या है, मेरी एज है 30, तो 18 या 18 प्लस से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्शंस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर तो आपकी एज 18 है, एज टाइप का हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, ठीक है। इसका इफ़ कंडीशन के अंदर इसको चेक कराएंगे, एज साल के तौर पे मान लीजिए इलेक्शंस हो रहे हैं और आपकी एज अगर 18 है या 18 से ज़्यादा है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, 18 के, तो क्या कर सकते हैं आप, यू कैन वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है जी, लेकिन एज की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं डिक्लेयर कराई, तो एज की वैल्यू देनी पड़ेगी, और ये एज जो है हमारी हम इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं लिखा हुआ आ जाए, इंटर योर एज, ठीक है जी। और मैं मैनिपुलेटर नहीं लगा रहा है हैंडल का, वरना वो न्यू लाइन पे लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे सीन के ज़रिए मैं क्या कर देता हूँ, एज। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, मुझसे पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है, एज बताएं। मैंने अपनी एज बता दी 30, तो कह रहे यू कैन वोट। और अगर मैं इसको अपनी एज कम बताता हूँ, यानी कि 17 साल बताता हूँ, तो क्या करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से हम इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है के ज़रिए हम लोग लॉजिक बना सकते हैं। इसी तरीके से हम एक मार्कशीट, बेसिक मार्कशीट बना के देखते हैं, ठीक है जी। मार्कशीट में आपके पास क्या होता है, मार्कशीट के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ और फिज़िक्स, 3 सब्जेक्ट्स मैंने उठा लिए। चूँकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम प्रोग्रामिंग के उठा लेते हैं भाई, C++ और जावा और जनाब अली जावा लैंग्वेज प्लस, और इसी तरीके से हम एक कोई वैल्यू उठा लेते हैं पाइथन, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ लें तो इस वजह से प्रोग्रामिंग के ही सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। इंटर मार्क्स ऑफ C++, जब हम प्रोग्राम रन करें तो पूछेंगे भाई इंटर मार्क्स ऑफ C++, C++ के मार्क्स यहाँ लिखे हुए आ जाए।
उसके बाद सी के ज़रिए हम यहाँ से मार्क्स ले लेंगे CPP। इस तरीके से यही वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पे 3 मरतबा लिखेंगे, 1 मरतबा यहाँ लिख दी, कुछ बार यहाँ लिख दी, ठीक है जी। अब क्या कर देंगे यहाँ पे C++ की तो वैल्यू ले ली पहली स्टेटमेंट पे, अब जावा की वैल्यू लेंगे, इंटर मार्क्स ऑफ जावा, और फिर यहाँ पे जावा लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा इंटर मार्क्स ऑफ पाइथन। तो तीनों सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने तीनों लैंग्वेज के मार्क्स लेने हैं, तो इस तरह से हम मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। 90 मार्क्स लिए हैं C++ के अंदर, जावा के अंदर मार्क्स लिए हैं 75, पाइथन के अंदर मार्क्स लिए हैं 89%, 89, ये हमारे मार्क्स ले लिए। अब मैं चाहता हूँ एक मार्क्स ऑब्टेन का वेरिएबल बनाना, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स लिए, और मार्क्स ऑब्टेन के वेरिएबल के अंदर जो भी मार्क्स हैं सारी लैंग्वेज के वो मैं सम कराना चाहता हूँ, यानी कि C++ के मार्क्स, जावा के मार्क्स और पाइथन के मार्क्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका सम हो यहाँ पे आ जाए डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, मैं इस तरह से इसको डिस्प्ले करा दूँ। इंटर मार्क्स ऑफ C++ कैसे होंगे, मार्क्स ऑफ C++ 90, मार्क्स ऑफ जावा 67, मार्क्स ऑफ पाइथन 89, तो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन 246 आ रहे हैं। टोटल 300, टोटल मार्क्स कितने जनाब, टोटल मार्क्स हमारे पास 300 है। मैं चाहता हूँ कि टोटल मार्क्स भी लिखे हुए आ रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा थी आउट टोटल मार्क्स, पहले टोटल मार्क्स आ जाए, पहले हमसे मार्क्स ले जाए, उसके बाद टोटल मार्क्स बताए, फिर उसके बाद बताए कि ऑब्टेन कितने किए। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये भी आ जाए साथ में, कि आपने कितने टोटल मार्क्स ऑब्टेन, इस तरह से आ जाए। तो पहले हमसे मार्क्स मांगेंगे 55, 90, 88, 44, 300 टोटल मार्क्स से ऑब्टेन किया 187, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ना यहाँ पे क्या हो कि मार्क्स जिस तरह से मेरे पास आ रहे हैं ना, अब मेरे पास परसेंटेज भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल पर के नाम से डिक्लेयर करा दूँगा। लेकिन क्या है कि परसेंटेज जो आते हैं हमारे पास 88.5, 99.5, इस तरह से हमारे पास परसेंटेज आ रही थी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, इस वजह से मैंने फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर कराया है। और ये जो है इनको भी मैं चाहता हूँ कि जो है ना वैल्यूज़ जो मैं लूँ तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में लूँ, यानी कि 55.5, 66.7, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे फ्लोट टाइप के वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रोग्राम हमारा एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर दूँगा, परसेंटेज लिखूँगा, PER परसेंटेज का वेरिएबल, फार्मूला लिखूँगा परसेंटेज का, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय अपना टोटल मार्क्स। अच्छा, ये टोटल मार्क्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स 300 के बराबर डिक्लेयर किए हुए, असाइन की हुई उसको वैल्यू 300। अगर मैं यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करता तो मैं क्या करता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 300 लिख देता। और 300 क्यों लिखता, उसका रीज़न ये होता कि मैंने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, और 3 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट से मार्क्स जो है ना वो मेरे 100 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अभी चूँकि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है टोटल मार्क्स, मुझे टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं, परसेंटेज इज़ PER एंड L, ये मैंने परसेंटेज का फार्मूला लिख दिया, ठीक है।
55, 77, 89.5। ठीक है, तो मैं दो वैल्यूज़ मैंने इंटीजर ले लिया, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मैंने ले ली। वैसे तो वेरिएबल मेरे तीनों फ्लोटिंग पॉइंट की डिक्लेयर कराए थे, लेकिन मेरी मर्ज़ी है, मार्क्स तो 20 भी हो सकते हैं, 50.5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से मार्क्स ले लिए। अब 300 मार्क्स टोटल मार्क्स भी लिखे हुए आ रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन भी लिखे हुए आ रहे हैं, इस तरीके से परसेंटेज भी आ रही है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या हो कि परसेंटेज अगर 80 से ज़्यादा हो या 80 के बराबर हो तो क्या हो जाए, A1 ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। अगर 70 या 70 से ज़्यादा हो तो A ग्रेड आ जाए। इस तरीके से 60 या 60 से ज़्यादा हो तो क्या हो, पास हो जाए जस्ट, और उससे कम अगर हो जाए तो क्या हो, फेल्ड हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी इफ़ एल्स की, एक होती है हमारे पास एल्स इफ़ की स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे। पहले इफ़ लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख देंगे कि अगर परसेंटेज बराबर है या ज़्यादा है या बराबर है किसके, 80 के, तो क्या हो जाए, सी आउट यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए A1 ग्रेड। ठीक है जी, इसी तरीके से एल्स इफ़ अगर परसेंटेज, अच्छा ये एल्स इफ़ आपने मिला के नहीं लिखना, अगर आप ऐसे लिखोगे तो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो गैप दे के लिखना है परसेंटेज, क्योंकि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना प्रोग्राम हमारा रन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, एरर स्टक हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो इस वजह से चीज़ों का हमें काफ़ी ख्याल रखना है। अब परसेंटेज अगर 70 के से ज़्यादा या 70 के बराबर हो तो क्या हो जाए, A ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। इसी तरीके से अगर परसेंटेज बराबर ज़्यादा या बराबर है 60 के, जस्ट पास लिखा हुआ आ जाए। और अगर इन परसेंटेज लेस दैन है, परसेंटेज लेस दैन है या बराबर है 50 के, तो क्या हो जाए भाई, सी आउट यहाँ पे फेल्ड लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे एक एल्स की स्टेटमेंट डाल देते हैं, इनवैलिड इनवैलिड लिख देते हैं बस। तो एल्स के सेक्शन में डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा इसी तरीके से 77, 75, ठीक है 70, तो A ग्रेड आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या दिए थी लॉजिक कि अगर 70 से ज़्यादा हो या 70 के बराबर हो तो A ग्रेड आना चाहिए। अब आप बोलेंगे A++ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई हमने आगे एक कंडीशन टॉप पे ये भी लगाई हुई है कि अगर ग्रेटर देन या बराबर हो 80 के तो A1 ग्रेड आए। इसी तरीके से हम एक कंडीशन लगाते हैं, उसमें लिखते हैं 40, 44, 60, 38 मार्क्स बन रहे हैं, 38% इसके बन रहे हैं, तो क्या हुआ है, पेशेंट ये स्टूडेंट जो है फेल हो गया। इसी तरीके से अगर हम 50 करके देखते हैं, 55, 55, 57, तो इनवैलिड दे रहा है। क्यों, क्योंकि 60 या 60 से ज़्यादा अगर है तो पास है, लेकिन 50 से बिलो है या उसके दरमियान में तो फिर वो फेल करेगा, इनवैलिड करेगा। जो लॉजिक हम जैसी लॉजिक देंगे ना तो वो डिस्प्ले पे आंसर हमें वैसे ही देगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, मार्कशीट का प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक हमारे पास होती है स्विच केस। स्विच केस स्विच केस के अंदर हम इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है।
अब ये केसेस के ऊपर चलता है, ठीक है। ये इसका जो है ना सिंटैक्स है कि फिर केस 1 फिर केस 2 ब्रेक, इसके बाद डिफ़ॉल्ट। इनवैलिड वैल्यू एंड एन। यहाँ पे आप लिख दें एन वैल्यू और यहाँ पे आप लिख दें एन टाइप का वेरिएबल। अब अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे हम लिख देंगे केस 1 एग्जीक्यूट। यहाँ पे लिख देंगे केस 2 एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे सी आउट के ज़रिए, इंटर वैल्यू ऑफ केस सीन के ज़रिए हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे एन की। वैल्यू हमने ले ली 1, केस 1 एग्जीक्यूट हो गया। वैल्यू ले ली हमने 2, केस 2 एग्जीक्यूट कर। और अगर हम वैल्यू लेते हैं 5 तो इनवैलिड वैल्यू आ गया। स्विच केस होता है, ठीक है। इस तरह के केस मुख्तलिफ लॉजिक बिल्डिंग के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये स्टेटमेंट्स वगैरह की जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास अब लूप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। लूप्स के अंदर क्या होता है कि कोई काम मिसाल के तौर पे हमें बार बार करना है तो उसके लिए हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे सी आउट, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ उसैद, एंड लिख दिया, ठीक है। मेरा नाम क्या है? उसैद। अब एक मरतबा लिखा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे नाम बार बार लिखना है इतनी मरतबा भी चलेगा, लेकिन अगर 1000 मरतबा मुझे नाम लिखना है और बाद में मुझे ये लगे कि यार मेरा नाम उसैद नहीं होना चाहिए था, मुझे पूरा नाम लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था उसैद जमाल, तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं 1000 मरतबा जो है ना हर लाइन पे जाके जो है ना उसैद जमाल लिखूँ? तो मैं क्या करूँगा कि लूप्स के ज़रिए ये काम करवाऊँगा। मिसाल के तौर पे सी आउट ऐसे लिखा हुआ उसैद जमाल। मैं चाहता हूँ उसैद जमाल 1000 मरतबा प्रिंट होकर आ जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर करो। फॉर का लूप जो है इस तरह के एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कराते थे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल करवाते थे ना, नेम एज हो गई, ठीक है, या सैलरी हो गई, यहाँ करवाते थे ना, ठीक है। इसी तरीके से फॉर लूप के अंदर इसका मेथड ये होता है कि सिंटैक्स ये होता है कि इसी के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराना होगा और उसको वैल्यू असाइन करानी होगी। तो मान लीजिए कि आई की वैल्यू है 0। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कितनी मरतबा प्रिंट करवाना है, कम से कम 5 मरतबा। तो आई लेस देन 5 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस या फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब जो है ना सेम है, ठीक है। इसका मतलब है आई की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना। और इसको आई प्लस प्लस इस तरह लिखते हैं तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हर मरतबा जब पहली मरतबा जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमने पहले से बताई हुई है कि 0। पहली मरतबा जब लूप चलेगा ना तो 1 मरतबा उसैद जमाल प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर जब दूसरी मरतबा चलेगा ना तो पहले आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी और उसके बाद वो चेक करेगा एक्सप्रेशन में कि आई की वैल्यू अब 1 हो गई, तो चेक करेगा कि 1 क्या 5 से छोटी है तो दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को। फिर
इंक्रीमेंट कर देगा एक वैल्यू, फिर उसके बाद हो जाएगी 2, फिर चेक करेगा 5 से छोटी है, फिर दोबारा प्रिंट करेगा। इस तरीके से जब तक कंडीशन ट्रू है चलता रहेगा, और जब कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। यानी कि 5 से छोटा है, ट्रू है नहीं ना, फॉल्स हो गई ना, तो ये स्टॉप कर देगा। लेकिन 4 5 से छोटा है, ट्रू है, तो जब तक ट्रू होगी कंडीशन तो ये चलेगा, फॉर का लूप ये कहता है। तो कितनी मरतबा आ गया, 1 2 3 4 5 मरतबा क्यों आया, क्योंकि हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है जी, 0 से। मैं आपको बता देता हूँ, देखें यहाँ पे आई की वैल्यू भी साथ में प्रिंट करवा देते ताकि आपको पता चलता रहे। पहले हमारी वैल्यू थी 0, तो सैयद जमाल एक मरतबा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुई वैल्यू 1, फिर 1 इंडेक्स पे सैयद जमाल प्रिंट हो गया। उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2, फिर 3, फिर 4। फिर उसके बाद जब तक 4 तक थी तो वो छोटी थी, लेकिन जब 5 हुई ना वैल्यू, फिर उसने चेक किया कि 5 से छोटी है, बोला नहीं। उसके बाद लूप से एग्जिट हो गया, लूप क्लोज हो गया हमारा, और इसके तरीके से क्या हमारे पास 5 मरतबा सैयद जमाल प्रिंट होकर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो ये 4 मरतबा प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ 0, ये 5 मरतबा आएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या है, ये 6 मरतबा प्रिंट होगा। 1 2 3 4 5 6, चूँकि 0 से हमने इंडेक्स पोजीशन रखी थी तो वैसे 0 से काउंट हो रहा है। और अगर हम इसको 1 कर दे तो यहाँ पे 6 आ रहा होता लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन मैंने इसको ये दी है, पहले ये दिया था कि अगर 5 से छोटा है तब तक चलेगा, 5 के बराबर तो नहीं चलेगा। लेकिन अब मैंने कंडीशन इसको दी है कि अगर 5 से छोटा है या 5 के बराबर है तो भी लूप चले, इस वजह से ये चल रहा है। तो अब अगर क्या है कि मुझे मिसाल के तौर पे ये मुझे ना 100 मरतबा प्रिंट कराना है या 1000 मरतबा, तो ये 1000 मरतबा ये मेरे पास प्रिंट होके आ गया उसैद जमाल। ठीक है भाई, अब मुझे लगा कि मुझे उसैद जमाल नहीं, मुझे अपना पूरा नाम लिखना है, सैयद उसैद जमाल। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे यहाँ पे सैयद लिखना पड़ेगा। और क्या होगा, पूरे 1000 मरतबा क्या होगा, सैयद उसैद जमाल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसलिए जो है ना, हम अपनी आसानी के लिए बार बार काम को कोई करवाना हो तो उसके लिए हमें इस लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास एक लूप होता है, उसका नाम होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो है ना कंडीशन एक्सप्रेशन चेक होती है। डू वाइल लूप क्या करता है कि फॉर में क्या आता है कि जब तक ट्रू है तब तक चलेगा, फॉल्स हो गई तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी है ना, तो क्या होगा, डू वाइल का लूप एक मरतबा कम से कम चलेगा। तो मिसाल के तौर पे आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक कर आ रहे हैं क्या आई वन से छोटा है, तो आई की वैल्यू क्या है, 1। क्या 1 से छोटा है, नहीं, 1 तो 1 के बराबर है ना भाई। तो क्या कर दें, आई इज नॉट लेस देन 1 बिकॉज वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, ये लिखा हुआ आ जाए। ये स्टेटमेंट एक मरतबा लिखी हुई आएगी, चलेगी, उसके बाद लूप क्लोज हो जाएगा। तो अगर एक्सप्रेशन गलत भी है ना, फॉल्स भी, तो भी डू वाइल का लूप क्या है, एक मरतबा चलता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कह लो या आई प्लस प्लस कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, आई इज़ नॉट लेस देन 1 बिकॉज वैल्यू आई इज़ 1, ये लूप एक्सिट हो जाएगा। तो वैल्यू अगर एक मरतबा भी मतलब गलत होगी तो भी एक मरतबा ज़रूर चलेगा, उसके बाद एग्ज़िट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक लूप और होता है, उसका नाम होता है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी जाती है,
अब इंटीजर i इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा, i लेस देन 5, तो क्या हो जाए, स्टार प्रिंट हो जाए। सही है, जब तक लेस देन या 5 के बराबर है तब तक क्या हो जाए, स्टार प्रिंट हो जाए, और हर मर्तबा i की वैल्यू में एक चीज़ का इजाफा हो जाए। अच्छा, हमने यहाँ पे i की वैल्यू डिक्लेयर नहीं कराई, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा, वैल्यू दे दी, तो हमें यहाँ पे तो इस प्रोग्राम में काफ़ी एरर्स हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। अब इनवाइट कॉमा से नहीं पढ़ेंगे, और एरर्स बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाती हैं, यहाँ पे हमें लिखे हुए आ रहे होते हैं एरर्स। ठीक है, अब सारे एरर्स रिमूव हो चुके हैं, लिहाजा कितनी मरतबा स्टार प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 मरतबा ये हमारे पास स्टार प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ स्टार के साथ साथ क्या आ जाए, स्टार के साथ साथ क्या आ जाए, स्टार के साथ साथ इसका इंडेक्स भी आए, तो मैं PI लिख दूँ। देखिए पहले आई की वैल्यू थी 0, एक स्टार प्रिंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ऐसे मेरे पास स्टार प्रिंट होगा। तो ये हमारे पास वाइल लूप का था कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे मैंने आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, ये वो सारी चीज़ें जो आपको लाजमी आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारे बेसिक C++ का ट्यूटोरियल था। इसके बाद जो हम लोग आपके पास चीज़ें लेकर आएंगे वो एडवांस ट्यूटोरियल लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अंदर हम लोग जो है एरेस को, स्ट्रिंग्स को, और इसके साथ साथ पॉइंटर्स को, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को, इसी तरीके से डिफरेंट जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे।